गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग एक स्टोरी को देखते हैं। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के थ्रू हम लोग इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ग्रामर का कौन कौन सा पोर्शन है, वोकैब का कौन कौन सा पोर्शन है, कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ये आपका स्टोरी है, द ट्रू वेल्थ ऑफ ब्रदर्स लव। ये स्टोरी का शीर्षक है, ठीक है ना, टाइटल है। इसी को हम लोग देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, यहां पर कह रहा है द पेरेंट्स ऑफ रमेश हैड डाइड अ लॉन्ग टाइम अगो। ये जो पेरेंट्स लिखा हुआ है, पेरेंट्स का अर्थ होता है माता पिता। ये जो पेरेंट्स लिखा हुआ, इस पेरेंट्स का अर्थ होता है माता पिता। तो रमेश के माता पिता जो है वो काफी समय पहले ही गुजर गए थे, मर गए थे, ठीक है ना। ये कहा जा रहा है कि रमेश के माता पिता काफी पहले ही मर चुके थे। तो ये जो पेरेंट्स लिखा हुआ, ये पेरेंट्स देखिए आपका यहाँ पर नाउन है। ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर नाउन है। ये जो ऑफ लिखा हुआ है, ये ऑफ आपका यहाँ पर प्रेपोजिशन है। और अगर कहीं भी कोई प्रेपोजिशन लिखी होती है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, प्रेपोजिशन के पहले जो नाउन होता है वही नाउन आपका सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, पेरेंट्स लिखा हुआ, पेरेंट्स आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये जो पेरेंट्स है ये सब्जेक्ट है। और इसके लिए वर्ब देखिए, यहाँ पर हैड डाइड लिखा हुआ है। ये हैड आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो डाइड लिखा हुआ, ये डाइड आपकी मेन वर्ब है। ये जो डाइड आपकी मेन वर्ब है। और ये जो अ लॉन्ग टाइम अगो लिखा हुआ है, काफी समय पहले, ये जो यहाँ पर अ लॉन्ग टाइम अगो लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा आपका एडवर्ब है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर एडवर्ब है। ये वाला आपका पोर्शन मेन वर्ब है। तो देखिए क्या कह रहा है कि द पेरेंट्स ऑफ रमेश हैड डाइड अ लॉन्ग टाइम अगो। अब देखिए, एक वर्ड आप देखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आया है डाइड, ठीक है ना। ये डाइड वर्ब जो है, इसका अर्थ होता है मर जाना। ये डाई से बना है। ये जो है, एक एक वर्ड है डाई। डाई का अर्थ होता है मर जाना। ये जो डाई लिखा हुआ है, इस डाई का अर्थ होता है मर जाना। इस डाई का अर्थ होता है मर जाना, ठीक है। और इसका और भी बहुत सा अंग्रेजी होता है। एक अंग्रेजी इसका होता है पास अवे। ये जो एक अंग्रेजी है, आप इसको पास अवे भी कह सकते हैं। पास अवे का अर्थ भी होता है मर जाना। कहते हैं ना कि ही पास्ड अवे, तो पास अवे का अर्थ भी होता है मर जाना, ठीक है। एक होता है आपका डिजीज। डिसीज, डिसीज का अर्थ भी होता है मर जाना। और एक होता है किक द बकेट। ध्यान दीजिए, ये तीन वर्ड याद रखिएगा, किक द बकेट। किक द बकेट। तो इन तीनों का अर्थ होता है मर जाना। डाई का अर्थ होता है मर जाना, और इसी डाई से बना है डाइड, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है पास अवे, डिसीज और किक द बकेट। ये तीनों का अर्थ होता है मर जाना। अ लॉन्ग टाइम अगो लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है काफी पहले। ये जो अ लॉन्ग टाइम अगो लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है काफी समय पहले। इसका अर्थ हो जाता है काफी समय पहले। कि उसके मम्मी पापा दोनों जो थे वो काफी समय पहले ही गुजर चुके थे, मर गए थे। उसके मम्मी पापा काफी समय पहले ही मर चुके थे। अब देखिए लिखा हुआ है, he had single handedly brought up his younger brother। कह रहा है कि वो अकेले ही, ये जो रमेश था, वो अकेले ही अपने छोटे भाई का लालन पालन किया। तो ये जो सिंगल हैंडेडली लिखा हुआ, इसका अर्थ होता है अकेले ही। ये जो सिंगल हैंडेडली लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है अकेले ही। वो जो रमेश था, वो रमेश क्या किया, अकेले ही, ये अकेले ही अपने भाई का क्या किया, पालन पोषण किया। अब देखिए यहाँ ब्रॉट अप लिखा हुआ है। ये जो ब्रॉट अप है, ये ब्रिंग अप से बना हुआ है। ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना। ये जो ब्रिंग अप होता है, ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना। इसी ब्रिंग अप से बना है ब्रॉट अप, पालन पोषण करना। ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना। जैसे कि मदर फादर हम लोगों की क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो इस ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना,
ठीक है ना। तो जो किसी की देखभाल करता है उसी को हम लोग कहते हैं ब्रिंग अप। इसी को आप चाहें तो आप कह सकते हैं रियर। रियर का अर्थ भी होता है पालन पोषण करना, इस बात का ध्यान दीजिए। रियर का अर्थ भी होता है पालन पोषण करना। नर्स का अर्थ भी होता है पालन पोषण करना। नर्स का मतलब भी पालन पोषण करना होता है, और ब्रीड का अर्थ भी पालन पोषण करना होता है। इन सब का अर्थ होता है पालन पोषण करना। तो ये चीज याद रखिएगा। यंगर ब्रदर का अर्थ होता है छोटा भाई। तो देखिए, ही हैड सिंगल हैंडेडली, ही आपका सब्जेक्ट है, सिंगल हैंडेडली आपका हैड, सिंगल हैंडेडली ये आपका क्या है, वर्ब है। ये एडवर्ब है। और ये जो ब्रॉट अप लिखा हुआ ये वाला पोर्शन आपका वर्ब है। ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक, ये वाला पोर्शन आपका वर्ब है। और इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए देखिए यहाँ पर सिंगल हैंडेडली, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर एडवर्ब है, ये वाला पोर्शन एडवर्ब है। और ये जो वर्ब है ये प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यंगर ब्रदर है। ये यंगर ब्रदर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो देखिए क्या कह रहा है कि द पेरेंट्स ऑफ रमेश हैड डाइड अ लॉन्ग टाइम अगो। रमेश के मम्मी पापा काफी समय पहले ही मर चुके थे। ही हैड सिंगल हैंडेडली ब्रॉट अप हिज यंगर ब्रदर। उसने अकेले ही अपने छोटे भाई की का लालन पालन किया, पालन पोषण किया। ठीक है, आगे देखिए। When the brother attained the marriage or attained the age of marriage, कह रहा है कि जब उसका भाई शादी के एज लायक हुआ, शादी के उम्र के लायक हुआ, राजेश राजेश गॉट हिम अ वाइफ। राजेश जो है राजेश को वो उसको एक पत्नी लाकर दे दिया। ठीक है। बट सुन द ब्रदर्स वर फोर्स टू डिवाइड देयर प्रॉपर्टी। कह रहा है कि लेकिन जल्दी ही वो दोनों भाई बाध्य हो गए अपने प्रॉपर्टी को बंटवारा, अपने संपत्ति के बंटवारा करने के लिए। बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्क्वेबलिंग बिटवीन देयर वाइफ्स। क्यों? उन दोनों के पत्नी के बीच में लगातार ये जो झगड़ा हो रहा था, स्क्वेबलिंग का अर्थ होता है झगड़ा, उनके बीच में जो लगातार झगड़ा हो रहा था, इस कारण से वो बाध्य हो गए कि वो अपनी संपत्ति का क्या कर दे, बंटवारा कर दे। ये कहा जा रहा है। अब देखिए, ये जो वेन लिखा हुआ, ये वेन आपका एडवर्ब है। ये जो वेन लिखा हुआ है ये वेन आपका एडवर्ब है। ठीक है ना। द ब्रदर अटेंड द एज ऑफ मैरिज। ये जो ब्रदर लिखा हुआ ये ब्रदर आपका सब्जेक्ट है। करेक्ट। व्हेन द ब्रदर अटेंड, अटेंड आपका वर्ब है, ये अटेंड आपकी वर्ब है। द एज ऑफ मैरिज इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एज ऑफ मैरिज इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, ये जो द एज लिखा हुआ है ये द एज आपका यहाँ पर नाउन है, और ये जो ऑफ लिखा हुआ ये ऑफ आपकी यहाँ पर प्रेपोजिशन है। और अगर वो प्रेपोजिशन है तो उस प्रेपोजिशन का देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला नाउन, ये भी आपका नाउन है। और ये नाउन किसका काम कर रहा है? ये नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका? उस प्रेपोजिशन का। राजेश गॉट हिम अ वाइफ। राजेश जो है उसको एक बीवी मिल गई। बट सुन, ये जो बट लिखा हुआ ये बट आपका यहाँ पर कंजंक्शन है, लेकिन जल्दी ही। बट सून आपका जल्दी है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है। सून का अर्थ होता है जल्दी। द ब्रदर्स वर फोर्स टू डिवाइड देयर प्रॉपर्टी। कह रहा कि वो जो दोनों भाई थे वो बाध्य हो गए किस चीज के लिए? अपने संपत्ति में बंटवारा के लिए। तो ये देखिए, ये पैसिव में लिखा हुआ है, बी वर्ब प्लस बी थ्री, ये पूरा का पूरा पैसिव में है। ये जो यहां से यहां तक लिखा हुआ ये वाला पोर्शन, अगर कहीं भी बी वर्ब प्लस बी थ्री लिखा होता है तब वो आपका पैसिव में हो जाता है। तो ये वाला जो लिखा हुआ ये आपका पैसिव में है। ठीक है। और ये वाला देखिए सब्जेक्ट है, ये वाला आपका यहाँ से ये जो ब्रदर्स लिखा हुआ ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है। कह रहा है कि द ब्रदर्स फोर्स्ड टू डिवाइड देयर प्रॉपर्टी। अब देखिए, टू डिवाइड इंफिनिटिव है, टू प्लस भी1। डिवाइड का अर्थ होता है बंटवारा करना। देयर प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी है डिवाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये जो यहाँ पर डिवाइड वर्ब लिखी हुई है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, देयर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी आपका यहाँ पर नाउन है, और ये जो देयर लिखा हुआ ये देयर आपका एडजेक्टिव है, यानी कि डिटर्मिनर है। और ये दोनों मिलकर इस डिवाइड वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बिकॉज ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बिकॉज ऑफ लिखा हुआ ये बिकॉज ऑफ आपका प्रेपोजिशन है। केवल बिकॉज लिखा होता तब वो कंजंक्शन होता, लेकिन बिकॉज ऑफ आपका प्रेपोजिशन होता है। ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा आपका प्रेपोजिशन है, बिकॉज ऑफ आपका प्रेपोजिशन है। ठीक है ना।
कांस्टेंट स्क्वेबलिंग, लगातार झगड़ा, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट स्क्वेबलिंग। अब देखिए ये बिकॉज ऑफ आपका है, ये आपका प्रेपोजिशन है, तो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहां पर देखिए ये जिरंड लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका जिरंड है, जिरंड है। जिरंड कहने का मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, और अगर ये नाउन है तो इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर एक एडजेक्टिव का यूज हुआ। ये कांस्टेंट जो लिखा हुआ है ये आपका एडजेक्टिव है। वो लगातार झगड़ा के कारण, बिटवीन, ये बिटवीन आपका प्रीपोजिशन है, बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में, ये बिटवीन आपका प्रेपोजिशन है, और अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये देयर वाइब्स उसका ऑब्जेक्ट है, देयर वाइब्स उसका ऑब्जेक्ट है, और ये वाला पोर्शन जो लिखा हुआ ये आपका नाउन है, और इस नाउन की विशेषता बताने के लिए यहां पर एक एडजेक्टिव का यूज हुआ, ये देयर एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ, व्हेन द ब्रदर्स अटेंड, अटेंड का अर्थ होता है गेट, अटेंड का अर्थ होता है, ये जो अटेंड लिखा हुआ, अटेंड का अर्थ होता है प्राप्त करना, ये जो अटेन लिखा हुआ है इस अटेन का अर्थ होता है प्राप्त करना। इस अटेन का अर्थ होता है प्राप्त करना, जिसको क्या आप कह सकते हैं गेट, आप इसको गेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, अचीव भी कह सकते हैं आप इसको, आप चाहे तो गेट कह लीजिए, आप चाहे तो अचीव कह लीजिए, अचीव कह लीजिए, इसका अर्थ होता है प्राप्त करना। अब देखिए एक वर्ड देखिएगा वाइफ लिखा हुआ है, वाइफ का अर्थ पत्नी, तो ये सबों को पता है, ये जो वाइफ है, वाइफ का अर्थ पत्नी सबों को पता है, लेकिन एक वर्ड और होता है, वाइफ का मतलब बेटर हाफ भी होता है। वाइफ अगर कहीं पर लिखा हुआ रहे तो आप इसको बेटर हाफ भी कह सकते हैं, बेटर हाफ का मतलब भी पत्नी ही होता है। एक चीज और देखिए यहाँ पर मैरिज लिखा हुआ है, मैरिज, मैरिज का अर्थ होता है शादी, ये नाउन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैरिज लिखा हुआ है मैरिज का अर्थ होता है शादी, मैरिज, तो मैरिज का अर्थ होता है शादी, मैरिज का, इसी को आप कह सकते हैं, ये जो मैरिज लिखा हुआ है इसी को आप चाहे तो कह सकते हैं वेडिंग, मैरिज को ही वेडिंग कहा जाता है, मैरिड को ही नप्शल भी कहा जाता है, मैरिज को ही नप्सल कहा जाता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, कुछ वर्ड इसमें है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक वर्ड देखिए यहाँ पर फोर्स लिखा हुआ है, एक वर्ड यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, एक वर्ड आपका यहाँ पर स्क्वेबलिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब देखिए ये सारे वर्ड हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैरिज का अभी आपको बतलाया है, मैरिज का बेटर, मैरिज का आपका क्या होता है, वेडलॉक होता है। अभी हमने आपको बताया कि मैरिज अगर कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो मैरिज का वेडलॉक हो जाता है, नप्शल हो जाता है, मैरिज का अर्थ होता है शादी, इसी को आप चाहे तो वेडलॉक भी कह सकते हैं, नप्शल भी कह सकते हैं, वेडिंग भी कह सकते हैं, नप्शल भी कर सकते हैं। अब देखिए ये फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स का अर्थ होता है बाध्य करना, ये जो फोर्स लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है बाध्य करना, किसी को कंपेल करना, फोर्स का अर्थ होता है बाध्य करना, आप इसी को कह सकते हैं कंपेल, जब किसी को कोई भी काम करने के लिए बाध्य किया जाता है तब उसी को हम लोग कहते हैं कंपेल, कंपेल करने का अर्थ भी होता है बाध्य करना, आप चाहे तो इसी को ऑब्लाइज भी कह सकते हैं, ऑब्लाइज का अर्थ भी होता है बाध्य करना। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अर्थ संपत्ति होता है, ये आपको पता है, अगर कहीं पर प्रॉपर्टी लिखा हुआ है तो प्रॉपर्टी का अर्थ आपका संपत्ति होता है, ये चीज आप जानते हैं। और संपत्ति को आप, एक इसका मीनिंग गुड्स भी होता है, गुड्स मतलब भी संपत्ति ही होता है, माल जिसको बोलते हैं गुड्स, गुड्स मतलब भी संपत्ति होता है, एसेट्स मतलब भी संपत्ति होता है, एसेट्स मतलब भी संपत्ति होता है, वेल्थ मतलब भी संपत्ति होता है, फॉर्चून मतलब भी संपत्ति होता है, ये सब चीज ऐसा है जिसका अर्थ होता है संपत्ति, ठीक है ना। बिलोंगिंग्स मतलब भी संपत्ति होता है,
बिलोंगिंग्स, ये सब जो है इसका अर्थ क्या होता है, संपत्ति होता है। कांस्टेंट का अर्थ होता है लगातार। कांस्टेंट अगर लिखा हुआ रहे तो इसका अर्थ होता है लगातार, कंटिन्यूअसली जिसको हम बोलते हैं। तो कांस्टेंट का अर्थ होता है लगातार, जो चीज बार बार होता रहे, कंटिन्यूअसली होता रहे, उसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो आप इसको कह सकते हैं कंटिन्यूअसली, इसको आप कंटिन्यूअसली कह सकते हैं। आप इंसेंट कह सकते हैं, इंसेंट का अर्थ भी होता है लगातार। आप इसको कह सकते हैं परपेचुअल भी कह सकते हैं, परपेचुअल, इन सब का अर्थ होता है लगातार। स्क्वेबलिंग लिखा हुआ है, स्क्वेबल, स्क्वेबल का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा। ये जो स्क्वेबल लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा। स्क्वेबल का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा, और इसका तो बहुत सा मीनिंग होता है, एक दो नहीं होता है, बहुत सा होता है। आप इसको क्वेरल भी कह सकते हैं, आप इसको फाइट भी कह सकते हैं, डिस्प्यूट भी कह सकते हैं। आप इसको फाइट भी कह सकते हैं, क्लैश भी कह सकते हैं, आप इसी को रैंगल भी कह सकते हैं, रैंगल, ये सब। तो देखिए ये सब वर्ड याद रखिएगा, ये सब बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान में रखना है इस बात को। आगे देखिए, कह रहा है कि द फील्ड्स हाउएवर रिमेन्ड ज्वाइंट प्रॉपर्टी। कह रहा है कि देखिए उनके संपत्ति का बंटवारा हो गया, लेकिन खेत जो थे वो अभी भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी में ही था, खेत अलग नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो फील्ड लिखा हुआ, इस फील्ड का अर्थ होता है खेत। फील्ड का अर्थ मैदान होता है, लेकिन यहाँ पर फील्ड का अर्थ होता है खेत। और ये जो हाउएवर लिखा हुआ, ये हाउएवर आपका यहाँ पर एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट का यहाँ पर ये वाला देखिए ये वर्ब है, ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इस सब्जेक्ट का यहाँ पर वर्ब है, ठीक है ना। और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपका नाउन है। प्रॉपर्टी का अर्थ नाउन, संपत्ति, ये। और ज्वाइंट का अर्थ होता है एक साथ, ये वाला पोर्शन आपका एडजेक्टिव है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी, तो ये वाला पोर्शन एडजेक्टिव है। तो कह रहा है कि उनके संपत्ति का बंटवारा हो गया, लेकिन उनका जो खेत था वो अभी भी एक ही साथ था। रिमेन मतलब रहना, ये जो रिमेन लिखा हुआ है इस रिमेन का अर्थ होता है रहना, अभी भी एक ही साथ था। अब देखिए, वन नाइट द ब्रदर्स वर स्लीपिंग इन द फील्ड्स टू गार्ड देयर गनी बैग ऑफ ग्रेन्स। कह रहा है कि एक रात क्या था कि दोनों भाई अपने खेत में सोए हुए थे, किस चीज के लिए, तो रक्षा करने के लिए, टू गार्ड, रक्षा करने के लिए। और किस चीज का रक्षा करने, द गनी बैग्स, गनी बैग कहते हैं वो जो बोरा होता है ना उसको गनी बैग कहते हैं। तो अनाज, अनाज का जो बोरा है उसकी रक्षा करने के लिए दोनों भाई सोए हुए थे खेत में। तो वन नाइट, देखिए ये नाइट आपका यहाँ पर नाउन है, ये जो नाइट लिखा हुआ ये नाइट आपका यहाँ पर नाउन है, और ये जो वन लिखा हुआ तो वन आपका यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, वन नाइट, ठीक है। ये एडवर्ब, ये और ये दोनों मिलकर एडवर्ब का काम किया। अब देखिए ये जो द ब्रदर्स लिखा हुआ, ये द ब्रदर्स आपका नाउन है, और ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ये वर्ब आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और स्लीपिंग जो लिखा हुआ ये स्लीपिंग आपका मेन वर्ब है। तो कह रहा है कि एक रात दोनों भाई सोए हुए थे, कहां, इन द फील्ड्स, इन द फील्ड्स, इन द फील्ड्स जो है ये पूरा का पूरा जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा एडवर्ब का काम किया, वेयर का रिप्लाई है, ये एडवर्ब है। तो दोनों सोए हुए थे, कहां सोए हुए थे, मैदान में। टू गार्ड, गार्ड मतलब होता है रक्षा करना, गार्ड मतलब होता है रक्षा करना, रक्षा करने के लिए, गार्ड का अर्थ होता है रक्षा करना, बचाने के लिए, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए। किस चीज के लिए, देयर गनी बैग्स ऑफ ग्रेन, उनके अनाज का जो बोरा था उसकी रक्षा करने के लिए। ग्रेन का अर्थ होता है अनाज, ये जो ग्रेन लिखा हुआ इसका अर्थ होता है अनाज। तो उनके अनाज का जो बोरा था उसकी रक्षा करने के लिए दोनों भाई कहां थे, खेत में सोए हुए थे। अब देखिए, द यंगर ब्रदर थॉट, छोटा भाई सोचा,
अब देखिए ये जो द यंगर ब्रदर लिखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका नाउन है, और ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन ही या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकता है। द यंगर ब्रदर यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन आपका नाउन है, यहां तक नाउन है। द यंगर ब्रदर थॉट मतलब सोचना, थिंक मतलब सोचना होता है। ध्यान दीजिएगा ये जो ये यहां पर ये वर्ब लिखी हुई है, ये वर्ब। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो थिंक लिखा हुआ, थिंक का अर्थ होता है सोचना। थिंक लिखा हुआ है, थिंक का अर्थ होता है सोचना। आप इसी को कंसीडर भी कह सकते हैं, मल ओवर भी कह सकते हैं। थिंक का अर्थ होता है सोचना, और आप चाहें तो इसको आप कंसीडर भी कह सकते हैं, कंसीडर कह सकते हैं, मल ओवर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कंसीडर कह दीजिए, आप इसको मल ओवर कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, इन सब का अर्थ होता है सोचना। तो एक छोटा भाई सोचा, क्या सोचा? भैया नीड्स मोर मनी, भैया को ज्यादा पैसे की जरूरत है। भैया नीड्स मोर मनी टू लुक आफ्टर बिगर फैमिली, बड़े फैमिली की देखभाल करने के लिए भैया को ज्यादा पैसे की जरूरत है। नीड मतलब होता है जरूरत, ये जो नीड लिखा हुआ है, इस नीड का अर्थ होता है जरूरत। भैया को जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? मोर मनी की, ज्यादा पैसे की जरूरत है, ज्यादा मनी की जरूरत है। मोर का अर्थ होता है ज्यादा, और मनी का अर्थ होता है धन, पैसा। ज्यादा धन की जरूरत है, किस चीज के लिए? टू लुक आफ्टर बिगर फैमिली, बड़ा फैमिली को की देखभाल करने के लिए। तो देखिए यहां पर लुक आफ्टर लिखा हुआ है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। ये जो लुक आफ्टर लिखा हुआ है, लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना, टेक केयर, इसी को आप कह सकते हैं टेक केयर, देखभाल करना। और आप इसको चाहें तो कह दीजिए टेक केयर, टेक केयर। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि उनकी संपत्ति का बंटवारा हो गया, लेकिन उनका खेत जो था अभी भी एक ही में था, ज्वाइंट था। एक रात दोनों भाई सो रहे थे, अपने अपने खेत में सो रहे थे, किस चीज के लिए? टू गार्ड देयर गनी बैग्स, उनका जो बोरा था, गनी बैग्स ऑफ ग्रेन, उनके अनाज का जो बोरा था उसकी रक्षा करने के लिए वो खेत में सो रहे थे। द यंगर ब्रदर थॉट, छोटे भाई ने सोचा, भैया नीड्स मोर मनी, भैया को ज्यादा मनी की जरूरत है। टू लुक आफ्टर बिगर फैमिली, बड़े परिवार की देखभाल करने के लिए भैया को ज्यादा मनी की जरूरत है। आगे देखिए, he quietly shifted 5 bags from his share to his brothers, कह रहा है कि उसने चुपके से 5 बैग को क्या किया, अपने हिस्से का जो 5 बैग था उसको भैया के हिस्से में क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया, मतलब कि इधर से उधर ले जाकर रख दिया। तो अब देखिए यहां पर ये वाला पोर्शन देखिए आपका सब्जेक्ट है, ये जो ही लिखा हुआ ये ही आपका यहां पर सब्जेक्ट है। और यहां पर देखिए ये वर्ब है, ये जो शिफ्टेड लिखा हुआ है ये शिफ्टेड आपका यहां पर वर्ब है। और इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यहां पर एडवर्ब का यूज हुआ है, क्वाइटली, ये एडवर्ब का यूज हुआ है। और शिफ्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट देखिए यहां पर 5 बैग्स लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट है। और ये जो फ्रॉम लिखा हुआ है ये फ्रॉम आपका यहां पर प्रीपोजिशन है। और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देखिए हिज शेयर है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, उस प्रीपोजिशन का यहां पर ये वाला पोर्शन आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। कह रहा कि ही क्वाइटली शिफ्टेड 5 बैग्स फ्रॉम हिज शेयर टू हिज ब्रदर्स, कह रहा कि उसने चुपके से अपने हिस्से का 5 बैग जो था अपने भाई के हिस्से में क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। अब देखिए क्वाइटली लिखा हुआ है, क्वाइटली का अर्थ होता है चुपके से। ये जो क्वाइटली लिखा हुआ है, क्वाइटली का अर्थ होता है चुपके से, इसको आप कह सकते हैं चुपके से, सीक्रेटली। क्वाइटली का अर्थ होता है चुपके से, आप इसको सीक्रेटली कह सकते हैं, या आप इसको जेंटली भी कह सकते हैं। सीक्रेटली ज्यादा अच्छा होता है, साइलेंटली, साइलेंटली।
चुपके से, ठीक है। उसके बाद देखिए शेयर लिखा हुआ है, शेयर का अर्थ होता है हिस्सा। देखिए यहां पर ये शेयर लिखा हुआ है, शेयर का अर्थ होता है हिस्सा। ये जो शेयर लिखा हुआ है, इस शेयर का अर्थ होता है हिस्सा। शेयर का अर्थ होता है हिस्सा। आप इसी को कह सकते हैं पार्ट। ये जो शेयर लिखा हुआ है, इसी को आप कह सकते हैं पार्ट कह सकते हैं, आप इसी को पोर्शन कह सकते हैं, इसी को आप पोर्शन कह सकते हैं, इसी को आप पीस भी कह सकते हैं, सेगमेंट भी कह सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है ना। टू हिज ब्रदर्स, कह रहा है कि उसने 5 बैग को शिफ्ट कर दिया, किसके तरफ से, अपने तरफ से अपने भाई के तरफ क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। देखिए शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब क्या होता है, बदल देना। ये जो शिफ्ट लिखा हुआ है, शिफ्ट का अर्थ होता है बदल देना, बदल देना। उसने चुपके से बदल दिया 5 बैग को, अपने हिस्से के 5 बैग को अपने भाई के हिस्से में बदल दिया। अब देखिए, रमेश हैड ऑलरेडी डन द सेम थिंग। रमेश जो है वो पहले से ऐसा कर चुका था, रमेश पहले से ऐसा कर चुका था। तो देखिए यहां पर ये जो रमेश लिखा हुआ, ये रमेश आपका सब्जेक्ट है, ये जो रमेश लिखा हुआ ये आपका सब्जेक्ट है, और ये हैड जो लिखा हुआ, ये हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ, ये डन जो लिखा हुआ, ये मेन वर्ब है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब का यूज किया जाता है, तो ये वाला पोर्शन आपका एडवर्ब है। और ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले से ही, ये जो ऑलरेडी लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है पहले से ही, इसका अर्थ होता है पहले से ही। तो रमेश जो था वह पहले से ही सेम थिंग कर चुका था, पहले से ही द सेम थिंग कर चुका था। तो ये देखिए, ये थिंग जो लिखा हुआ, ये थिंग आपका यहाँ पर नाउन है, और द सेम जो लिखा हुआ, ये द सेम आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो देखिए वो जो क्या किया, छोटा भाई अपने हिस्से का 5 बैग बड़े भाई के हिस्से में कर दिया, लेकिन उसका जो बड़ा भाई रमेश था वो पहले ही ऐसा कर चुका था, यानी कि वो पहले ही 5 बैग बैग अपने छोटे भाई की तरफ कर चुका था। आगे देखिए, इन द मॉर्निंग when they counted their respective gunny bags, कह रहा है कि सुबह में जब उन्होंने अपने अपने बैग को काउंट किया, अपने अपने बैग को काउंट किया, दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, वे सब कुछ समझ गए। जब सुबह में उन्होंने अपने अपने बैग को काउंट किया तो वे सब कुछ क्या हो गए, समझ गए। बोथ द ब्रदर्स हग्ड ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा लिए। तो देखिए ये जो यहाँ पर इन द मॉर्निंग लिखा हुआ, ये आपका एडवर्ब है। इन द मॉर्निंग जो लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है ना। और ये जो वेन लिखा हुआ, ये वेन भी आपका एडवर्ब ही है। ये वेन जो लिखा हुआ है, ये वेन भी आपका एडवर्ब है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। दे जो लिखा हुआ है, दे आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, दे आपका सब्जेक्ट है। काउंटेड मतलब होता है गिनती करना, काउंट मतलब होता है गिनती करना। ध्यान दीजिए, ये जो काउंट लिखा हुआ है, काउंट का अर्थ होता है गिनती करना। जब उन्होंने गिनती, सुबह में जब उन्होंने गिनती किया, ठीक है ना। देयर रिस्पेक्टिव गनी बैग्स, रिस्पेक्टिव का अर्थ होता है अपना अपना, ये जो रिस्पेक्टिव लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है अपना अपना। रिस्पेक्टिव का अर्थ होता है अपना अपना। जब उन्होंने अपने अपने बैग को गिना, दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, ये वाला पोर्शन देखिए, ये जो लिखा हुआ ये आपका सब्जेक्ट है। अंडरस्टूड जो लिखा हुआ, ये अंडरस्टूड आपकी यहाँ पर वर्ब है, और ये जो एवरीथिंग लिखा हुआ ये आपका प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये आपका प्रोनाउन है जो कि आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वे सब कुछ समझ गए। तो अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, ये जो अंडरस्टैंड है इसका अर्थ होता है समझना, वे सब कुछ समझ गए। बोथ द ब्रदर्स, बोथ का अर्थ होता है दोनों, दोनों भाई क्या किया, बोथ द ब्रदर्स हग्ड, हग मतलब होता है गले लगाना। ये जो हग लिखा हुआ है, हग का अर्थ होता है गले लगाना। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा लिए। ईच अदर का अर्थ होता है एक दूसरे को, ये जो ईच अदर लिखा हुआ है, ईच अदर का अर्थ होता है एक दूसरे को।
ईच अदर का अर्थ होता है एक दूसरे को, और ईच अदर का प्रयोग दो के लिए ही किया जाता है। और ये जो यहाँ पर हग्ड लिखा हुआ, हग का अर्थ होता है गले लगाना। ये जो हग लिखा हुआ है, इस हग का अर्थ होता है गले लगाना। हग का अर्थ होता है गले लगाना। इसी को आप इम्ब्रेस भी कह सकते हैं, इम्ब्रेस का अर्थ भी होता है गले लगाना। इम्ब्रेस का अर्थ भी होता है गले लगाना। कडल मतलब भी होता है गले लगाना। और इस स्क्वीज भी कह सकते हैं, कडल मतलब भी होता है गले लगाना। और दोनों भाई एक दूसरे को क्या किए, गले लगा लिए। तो ये आपका पैसेज था, ये स्टोरी था आपका। ठीक है। अगर आपको ठीक लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। देखिए मेरे चैनल पर अभी सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं है, अभी हमने चैनल को स्टार्ट ही किया है। थोड़ा सा आप लोगों के हेल्प की जरूरत है, थोड़ा सा मदद कीजिए आप लोग। हो सके तो शेयर कर दीजिए और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ गुड नाइट।